बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात कराने का फैसला लिया है। आज दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असम्बली इंतखाबात कराने का वक्त आया है और सितंबर के महीने में पहला फेज जो है वो 18 सितंबर को होगा, उसके बाद 25 सितंबर को दूसरा और 1 अक्टूबर को तीसरा फेज होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 फेजेस के अंदर 3 मरहलों के अंदर ये इंतखाबात किए जा रहे हैं और 4 अक्टूबर को इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। यानी कम कलील वक्त के अंदर ही अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने का फैसला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की शमूलियत पर कहा कि आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस लोकसभा इंतखाबात में, खासकर नौजवानों ने हिस्सा लिया है। जो नया वोटर है वो घरों से बाहर आया, उन्होंने वोट दिया, जो कि खुशाइंद बात है और इस बात का इशारा करती है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वहां पे उनके लिए उनकी अपनी सरकार हो, वहां पे इंतखाबात हो, उनके नुमाइंदे हो। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कि फैसला लिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन किए जाएंगे। राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को इस असम्बली इंतखाबात में, इन असम्बली इंतखाबात में एम्बेसडर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि नया वोटर और नौजवानों का जम्मू कश्मीर के अंदर घरों से बाहर आना और वोट कास्ट करना यह खुशाइंद बात है। लोकसभा इंतखाबात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा एक तो परसेंटेज काफ़ी बड़ी, दूसरा पुरअमन तरीके से इंतखाबात जो है वो कंडक्ट हुए और दूसरी बड़ी बात उसमें यह भी थी कि किसी भी सियासी जमात ने कोई भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया था इलेक्शन होने के बाद। ये सारी चीज़ें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात पुरअमन होंगे और लोगों का जो टर्नओवर है असम्बली इंतखाबात में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले इंतखाबात में। एंड उधमपुर, Samba and the Katua region. This is what would be the schedule there. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur
Samba and the Kathua region. This is what would be the schedule there. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने, पर नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात से पहले ही जो अफसरान हैं उनके तबादलों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इस पर सियासी जमातों ने कई खदशात का इजहार किया है कि क्यों इस तरह के तबादले किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी ऑफिसर काम करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर इन इंतखाबात के दौरान, वो गैर जानिबदाराना तरीके से काम करेगा। Transfers and postings in J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद 1 SP हैं और 4 DCs हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। MCC लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर भी हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों के लीडरान ने अपना रद्दमल पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब इलेक्शन का ऐलान तो किया गया है। उन्होंने कहा कि शायद 87 के बाद ये पहली बार होगा कि इतने कम मरहलों के अंदर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद कराए जा रहे हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 24 घंटों में मुअत्तद तबादलों और तकरीरों पर कहा कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि भाजपा का ही यहाँ LG हैं और यहाँ उनकी BC टीमें हैं, उनको मदद करने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं, इस तरह के तबादले और तकरीरों का अमल जो है लाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सियासी जमातों के लीडरान को इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी उनसे ली गई थी उस सिक्योरिटी भी बहाल होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। थोड़ी देर पहले
आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कई बार कहा है कि वो यूटी के अंदर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हाल दिनों में भी उन्होंने मीडिया के सामने बात की और कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के इशारों पर नहीं सरकार चला सकते हैं, वो उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर उनको जाना पड़ेगा और वहां पे उनको कहना पड़ेगा कि मुझे ट्रांसफ़र करवानी है, ये करवानी। तो इस माहौल के अंदर उमर अब्दुल्ला जो है वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे। पर आज उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आप इंतखाब में हिस्सा लेंगे, इंतखाबात में हिस्सा। उन्होंने कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तंजीम की तरफ से उन पर दबाव है कि वो चुनाव में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत भी ठीक नहीं है, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो फिर फारूक साहब को इलेक्शन लड़ना होगा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। यानी दबे अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला ने हामी भर ली है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। अब जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह। चलिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, पर तंजीम का दबाव है। और दूसरी तरफ ये है कि वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है, अगर मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन तो फिर फारूक साहब को लड़ना होगा। यानी हामी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने दबे अल्फाजों में भर दिए हैं कि उनको वो शायद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी जुड़े हैं मेरे साथ। हिलाल, उमर अब्दुल्ला ने कई बार कहा था कि वो यूटी के अंदर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हालिया दिनों में उन्होंने मीडिया के सामने बात की और कहा कि वो गवर्नर के इशारों पर नहीं नाचना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर के दफ्तर के बाहर फाइलें लेकर नहीं जाना पसंद करूंगा, यहां तक भी उन्होंने बात कही थी। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिजाज था उमर अब्दुल्ला का वो ये था कि उन पर दबाव है पार्टी का, कि पार्टी के लीडरान कह रहे हैं कि नहीं आप इलेक्शन लड़े। और दूसरा बड़ा ये उन्होंने कहा कि मुसीबत ये भी है कि फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो फिर तो फारूक साहब को लड़ना पड़ेगा। चलिए, राबता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से हम कोशिश करेंगे हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी हैं उनके साथ राबता कायम करने की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अब इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। पिछले कई सालों से उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि वो यूटी के अंदर इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। हिलाल, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल उमर अब्दुल्ला ने हामी भर ली है। सवाल समझ चुका हूँ, बिल्कुल रूफ, मुझे आपका सवाल जो है समझ आ गया है। लेकिन जहां उमर अब्दुल्ला की ये साउंड बाइट में अभी सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पार्टी की जानब से दबाव है, लेकिन दूसरी जानब से मेरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जब मैंने वो भी सुना तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिस्सा लेंगे और उमर अब्दुल्ला इन इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब स्टेट आ जाएगी तो उसके बाद मैं रिजाइन करूंगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मैं उस वक्त रिजाइन करूंगा और फिर उमर अब्दुल्ला आ जाएंगे। तो इबहाम अभी भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, और यानी घर के अंदर ही कंफ्यूजन है। बिल्कुल, अभी चूंकि उमर अब्दुल्ला ने भी हालांकि ये साफ कहा है कि अभी वो ज़हनी तौर मुतमईन नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला रिलेक्टेंट थे कि वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे यूटी के अंदर। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कहते थे कि जनाब इंतखाबात को लड़ना पड़ेगा और बाइकआउट करना या इन इंतखाबात से दूर होना किसी भी तौर ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जब ये बयान आता है कि अब उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
खुद चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद वो रिजाइन करेंगे और वहां से फिर उमर अब्दुल्ला उठेंगे, तो फिर ये पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऑफिशियल कैपेसिटी में कहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के प्रेसिडेंट है और इसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला अभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं मन बन भी रहा है और कहीं कंसेंसस। चलिए दोबारा से हम रब्ता कायम, कहीं मन भी रहा है, कहीं कंसेंसस बनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कई बार कहा कि वो यूटी के अंदर इंतखाबात में हिस्सा नहीं। जी हिलाल कंटिन्यू करें। जी, तो इस तरह से हम जो है वो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर के अंदर भी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लीड करेंगे इंतखाबात को लेकर, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट क्या उमर अब्दुल्ला होंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होंगे, ये इबहम अभी बना हुआ। लेकिन एक चीज है रूप, अगर उमर अब्दुल्ला ये चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनके लिए एक बैगेज बढ़ेगा, इस एतबार से कि उमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते थे कि वो एक स्टेट का, एक प्रिंसिपल स्टेट का, एक जो 370 वाली स्टेट है उसका चीफ मिनिस्टर था। अब वो कहां यूटी के अंदर चुनाव लड़ेंगे, अब वो कैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके दफ्तर के बाहर रहेंगे कि जनाब इसका दस्तखत करो। इस तरह से अगर उमर अब्दुल्ला का ये मूड बनता है तो फिर जो उनके अपोनेंट्स हैं उनके लिए जो है एक सियासी हथियार बन गया है और उसमें वो उन्हें बार बार ये टारगेट कर सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ये सब कुछ इक़्तिदार के लिए किया है। क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये है कि फिर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बगैर पार्टी के अंदर कोई है नहीं और किसी और को बना नहीं सकते हैं। तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता था कि उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि नहीं लड़ना है, अब कह रहे हैं पार्टी का दबाव है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसीबत यह है कि फारूक साहब सेहत उनकी ठीक नहीं है, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो फारूक साहब लड़ेंगे। अब अगर फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लड़ना है। क्या जरूरी है कि ये दोनों लड़े? कि पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर तो बड़े कदावर लीडर हैं जो सीएम पोस्ट के लिए काबिल भी हैं, जो चला सकते हैं। राइट है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, लड़ भी सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है जमहूरी। नहीं, जब उनके बयानात को देखते, जो उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन एक चीज इसका इंप्रेशन है, जो पब्लिक के अंदर एक इंप्रेशन चला जाता है वो बड़ा नेगेटिव जाता है, क्योंकि फिर यही कहा जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खानदान से बाहर किसी को पावर देना नहीं चाहते हैं, तो फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो बयानात को लेकर देखने को मिल सकती है। हालांकि भाजपा के अंदर भी इस तरह के जो खानदानी वाद है वो वहां पर भी देखा जा सकता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल फ्रेम में आ जाते हैं, जब आप इंतखाबात के करीब होते हैं, तो उस वक्त आपके अपोनेंट्स को एक मौका मिल जाता है एक ऐसा सेंटेंस बार बार बोलने का जिससे अवाम की जो तवज्जो है वो अपने तरफ फिर मबजूल कराई जाती है। कंफ्यूजन यहीं पे नहीं है। फारूक अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इंतखाबात में आएगी और अपने बलबूते पे लड़ेगी। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ कुछ ठोस तजावीज पर हम बात कर रहे हैं, यानी कुछ ठोस तजावीज कांग्रेस के सामने रखी, अगर वो बात आगे बढ़ सकती है तो फिर शायद बात होगी। यहां पर भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही कंफ्यूजन आप दिख रहे हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला साफ इनकार कर रहे हैं, इसे कंफ्यूजन भी नहीं कहा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि इस सिचुएशन में जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी फ्रंट लाइन पर है और रिसेंटली जो इंतखाबात हुए वहां पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो फिर पता चलता है कि पर्टिकुलरली वैली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा गैप है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार्गेनिंग का हक भी बनता है। और जब आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली किसी फ्रेम में आ जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें जो है ये देखने को रातों रात खबर बदली। कल ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, रातों रात तो ये चीजें बदल रही है। देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, इस तरह की इक्वेशंस बनती है और ऐसी इक्वेशंस में जहां पर भी अपनी पार्टी को फ्रंट लाइन में लेने के लिए उन्हें मौका मिलता है तो हर कोई पार्टी और हर कोई लीडर उसमें पहल करता है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अगर उन्हें भी अपने आप को या अपनी पार्टी को फ्रंट लाइन पे लेने के लिए कोई मौका मिल जाता है तो उन्हें गंवाना जो है रास नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल बात करने के लिए। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयानात का उन्होंने जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते इलेक्शन पर, पार्टी का दबाव है और फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से उन पर दबाव बढ़ रहा है कि अगर फारूक साहब नहीं लड़ेंगे तो मुझे लड़ना होगा। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि उनका बयान भी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उन्होंने कहा कि
फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जब स्टेट का दर्जा दिया जाएगा फिर वो रिजाइन करेंगे, फिर उमर अब्दुल्ला आगे आएंगे। यानी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कंफ्यूजन है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बीच में कि कौन अब सीएम कैंडिडेट होगा। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क कितनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। नाज़रीन, वक़ार रसूल वानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद बात है कि अब काफ़ी वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन किए जा रहे हैं। वक़ार रसूल वानी ने कहा कि जो 10 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मुश्किलात उनको दरपेश थी, उन मुश्किलात का अजाला अब होगा जब उनकी हुकूमत बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के मामलात और मसाइल को हल करेगी। साल के बाद इलेक्शन हो रहा है तो हम इलेक्शन कमीशन का वेलकम करते हैं, और हमारी जो डिमांड थी कि चुनाव से पहले स्टेट दी जाए वो तो इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन मैं लोगों को एश्योर करता हूं जो भी जुल्म आपके ऊपर हुए इन 10 सालों में, चाहे हमारी स्टेट यूटी बनाई गई, चाहे हमारी ज़मीनें छीनी गई, चाहे डेली वेजर कैजुअल लेबरों का जो है सारा सिस्टम रोका गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया, चाहे जो भी इश्यूज हैं, चाहे बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ी, इन सब चीज़ों का हम अजाला करेंगे। गवर्नमेंट आएगी वो लोगों की गवर्नमेंट। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।